गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। ऑथर अनीश जंग। इस लेसन के अंदर लेखिका अनीश जंग ने उन परिवारों की दुखद स्थिति का वर्णन किया है जो गरीबी के कारण और अपने में साहस के अभाव के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण एक दयनीय जीवन जीते हैं। लेखिका उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करवाती है जो अपने परिवार की आय में योगदान देने के लिए निम्न कोटि के खतरनाक कार्य करते हैं और युवा होने के पहले ही बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वो बताती है कि ये लोग उसे एक परंपरा के रूप में लेते हैं, उस गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं और कुछ परिस्थितियां भी उनके खिलाफ होती है। तो पढ़ते हैं लेखिका ने किस तरह से उनकी दयनीयता को अपने इस लेसन में प्रकट किया है। लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। यानी कि लेखिका किसी कचरे बीनने वाले एक व्यक्ति से बात कर रही है और उससे जब पूछती है तो वो कहता है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। और एक बच्चे के लिए ये क्या है, एक कौतूहल है, एक आश्चर्य है कि जैसे उसे कोई चीज़ अचानक से मिल जाती है तो उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा जागती है और वो और अधिक ढूंढने की कोशिश करता है और उसी काम में वो निरंतर लगा रहता है। आगे लेखिका कहती है वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scouring for gold in the garbage dumps of my neighborhood। और लेखिका कहती है कि मैं पूछती हूँ तुम यह क्यों करते हो। किससे पूछती हूँ? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। यानी कि लेखिका कहती है कि मैं साहेब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। whom I encounter every morning scouring for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जिसे कि मैं या जो कि मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेरों के अंदर धन ढूंढता हुआ मिल जाता है। गार्बेज डंप्स कूड़े के ढेरों में, गोल्ड का मतलब यहाँ पे धन से है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब जो कि बहुत पहले ही अपने घर को छोड़ चुका था। सेट amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory। और उसके बाद में लेखिका बताती है कि ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर से उसे दूर तक कोई स्मृति नहीं है। यानी कि उसे दूर तक कोई भी याद नहीं है कि उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में होता था। किसे? साहेब को। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया कि वहाँ भयंकर तूफान ने उनके खेतों और उनके घरों को साथ में बहा दिया था। कहने का मतलब कि उसकी माँ उसे बताती है कि जो तूफान थे उस तूफान की वजह से उनके खेत और घर है वो बह गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और उसके बाद में वो बताती है कि इसी कारण उन्होंने उस शहर को यानी कि ढाका को
छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर आ गए जहाँ अब वह रहता है। यानी कि लेखिका उस साहब से बातचीत करती है। तो बातचीत करते हुए लेखिका ये पता लगाती है कि वह ऐसा क्यों करता है। तो उसके बाद में यानी कि किससे, जो साहेब नाम का लड़का जो लेखिका के घर के आसपास कचरों के ढेरों में धन को ढूंढता है, जो अपने घर को बहुत पहले छोड़ चुका है, और उसके घर जो कि ढाका के ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेतों के बीच में हुआ करते थे, जो कि उसे अब दूर तक यानी कि उसकी स्मृति में ही नहीं है कि कभी उनका भी घर होता था। तो जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया है कि वहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। इसी कारण से उन्होंने उस शहर को तो छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहाँ वह अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। लुकिंग अवे यानी कि दूर देखते हुए, उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही वह बुदबुदाया कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही लेखिका ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। तो वह दूर देखते हुए या निगाह बचाते हुए बुदबुदाया। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और लेखिका कहती है स्कूल जाया करो। मैंने बड़ी आसानी से कह दिया, ग्लिबली यानी कि सिंपल था, बिल्कुल आसानी के साथ। परंतु यानी कह तो दिया, परंतु तुरंत ही यह भी महसूस किया कि मेरी यह सलाह उससे कितनी खोखली प्रतीत हुई होगी। यानी कि होलो, खोखली, कि उसे यह कैसी, मेरी सलाह उसे कैसी खोखली लगी होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। और उसके बाद में वो साहेब उत्तर देता है, वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय है ही नहीं, जब वे बन जाएंगे मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। और लेखिका कहती है कि मैंने थोड़े मजाक भरे अंदाज में कहा कि यदि मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे। यानी कि वो कहती है कि अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे। यानी कि लेखिका उसके मन की स्थिति को जानना चाहती है कि क्या वो वास्तव में स्कूल जाने के लिए तैयार है। यस, ही सेज स्माइलिंगली ब्रॉडली। और उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा हाँ। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? यानी कि कुछ ही दिनों के बाद मैंने उसे मेरी तरफ दौड़कर आते हुए देखा और वो आकर कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। I takes longer to build a school. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. और लेखिका कहती है कि जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वादा करने के कारण मैं गलानी से भरकर कहती हूँ कि स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय को बनाने में काफ़ी समय लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। किंतु मेरे जैसे वायदे उसके रूखे और आनंद रहित संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। यानी कि लेखिका कहती है इससे मेरे जैसे झूठे वादे, खोखले वादे, उसका जो ये रूखा सा और आनंद के रहित संसार है, इसमें कोने कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। और लेखिका कहती है कि उसे जानने के महीनों बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेज, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। और वह घोषणा करता है कि साहेब ए आलम, और वह नहीं जानता है कि उसके नाम का अर्थ क्या है। यानी कि साहेब ए आलम का मीन क्या होता है वो ये नहीं जानता है, लेकिन वो घोषणा करता है कि उसका नाम साहेब ए आलम है। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और लेखिका कहती है यदि वह इसके अर्थ को जानता कि इसका अर्थ इस संसार का मालिक है, यानी कि साहिब आलम का मीन संसार का मालिक है, तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति तो ऐसी नहीं है
कि वह किसी का भी मालिक बने, लेकिन वो उसके नाम का मीन है वो संसार का मालिक है, तो उसे अपने इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon। और अपने इस नाम के अर्थ से बेखबर, यानी कि अपने इस नाम के अर्थ से बेखबर या अनभिज्ञ, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घुमा करता है, जो नंगे पैरों वाले लड़कों की एक ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की भांति तो दिखाई देते हैं और दोपहर में गायब हो जाती हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम। महीनों मिलते रहने के कारण लेखिका कहती है कि मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। यानी कि बहुत से लेखिका के घर के आसपास जो कचरे का ढेर है, वहाँ आने वाले कचरा बीनने वाले बहुत से बालक जो हैं उनको लेखिका ने पहचाना शुरू कर दिया है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। और लेखिका कहती है कि उनमें से एक से मैं पूछती हूँ कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी है, तो वो आंसर देता है और क्या कहता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। और वह सीधा साधा सा उत्तर देता है और वो कहता है कि मेरी माँ ने उन्हें ताक से नीचे ही नहीं उतारा। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match। जैसे ही वो ये उत्तर देता है तो उसका दूसरा जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, कहता है वह उतार भी दे तो यह उन्हें फेंक देगा। यानी कि उसका साथी है वो लेखिका को बताता है कि अगर इसकी माँ उनको उतार भी दे तो यह उन्हें फेंक देगा। उसने खुद बिना मैच वाले यानी कि बेमेल जूते पहने हुए हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। और लेखिका कहती है कि जब मैं उन पर टिप्पणी करती हूँ, किन पर, उन बेमेल जूतों के ऊपर, तो वह क्या करता है, वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। और लेखिका कहती है कि तभी उनमें से एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे, कहता है मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। और लेखिका आगे बताती है कि अपने देश में घूमते रहने के कारण मैंने शहरों में व गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू से बेयरफुट, टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और लेखिका कहती है कि यह धन की कमी नहीं है, यानी कि ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास धन नहीं है जूते खरीदने के लिए, परंतु नंगे पैर रहना एक परंपरा है। और यह नंगे पैर रहने के स्पष्टीकरण या नंगे पैर रहने की औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। यानी कि लेखिका कहती है कि जो मैं इस देश में घूमती रहती हूँ तो बहुत से बच्चों को सड़कों पर, शहरों में, गाँव की सड़कों पर नंगे पांव घूमते हुए देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यह धन की कमी की वजह से ऐसा नहीं है, परंतु यह एक नंगे पांव घूमना एक परंपरा है और अपने कह सकते हैं कि यह नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और मैं सोचती हूँ कि क्या लगातार बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना मात्र नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। और लेखिका कहती है मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। और लेखिका कहती है
कि वह बताता है कि जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रेस्ट, जहाँ के उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वह उस मंदिर पर थोड़ी देर के लिए रुक जाया करता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. और लेखिका कहती है 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे और मंदिर गई जो अब उजाड़ दिखता था In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. उसके पिछवाड़े में, यानी कि उस मंदिर के पिछवाड़े में, जो कि अब एक उजाड़ स्थान बन चुका है, जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. स्लेटी रंग की पोशाक में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया, यानी कि फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. और लेखिका कहती है कि उस बच्चे की तरफ, उस लड़के की तरफ देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं उन्हें कभी न खोऊं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, अब पुजारी के पुत्र की तरह उस छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। और लेखिका कहती है परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की एक तरह से अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।